हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल और साथ ही हमारे मतलब मेरे और आपके चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं एमसीक्यू लेकर के आता रहूँगा और आज मैं चैप्टर वाइज आपके लिए एमसीक्यू लेकर के आऊँगा। ठीक है ना, जैसे आज मैं बजट के लिए आपके लिए एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। ठीक है, हम समझते हैं बजट हम लोगों ने हल्का फुल्का देखा भी है और मेरे पुराने वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाएंगे अगर, तो उसमें आपको बजट के वीडियोस, उसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, जितने भी सिलेबस आपकी हैं उसके वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप वहां से उसको देखिए और अगर कुछ चेंजेस हैं तो मैं उनको लेकर के आऊँगा। वैसे फिलहाल मैंने उसमें सारी चीज़ें कवर की हैं तो बहुत कुछ चेंजेस हैं नहीं। ठीक है ना, तो आप इसको देखिएगा। फिलहाल हम लोग एमसीक्यू पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक आप समझ गए। हमारा टॉपिक क्या है? एमसीक्यू किस चीज पर? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जो हमारा चैप्टर है। ठीक है ना, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सर पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट? क्या लिखा है यहाँ पर? टैक्स रिसिप्ट। कहाँ पढ़े हैं इस बात को? तो आप कह रहे हैं सर ये गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट बजट की आप बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट बजट का दो कंपोनेंट होता है, एक आप कहते हैं सर बजटरी रिसिप्ट, एक को आप रिसिप्ट कहते हैं और दूसरे वाले को सर आप क्या कहते हैं? बजटरी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो क्योंकि टैक्स रिसिप्ट की बात हो रही है तो सर इधर हम नहीं देखेंगे, हम रिसिप्ट में ही रहेंगे। रिसिप्ट में सर क्या क्या होता है? तो रिसिप्ट में दो चीजें होती हैं। क्या क्या? एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। पढ़ा है हम लोगों ने। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है सर? तो रेवेन्यू रिसिप्ट में ही आता है क्या? टैक्स और नॉन टैक्स। बात समझ रहे हैं? टैक्स और नॉन टैक्स। तो इसी टैक्स रिसिप्ट की बात हो रही है। तो इस टैक्स में क्या क्या आता है सर? तो इस टैक्स में दो चीजें आती हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसके ऊपर लगे वही पे करे डायरेक्ट टैक्स, जिसके ऊपर लगे वो पे ना करे, कोई तीसरा बंदा पे करे इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर हमको समझ नहीं आया। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स, जिसकी इनकम पर लगा वही पे करेगा। कॉर्पोरेट टैक्स, जिस कॉर्पोरेट हाउस पर वो टैक्स लगा है वही पे करेगा। सर इनडायरेक्ट टैक्स आप क्या कह रहे हैं? जीएसटी किसी गुड्स पे लगा तो वो मेरे ऊपर नहीं लगा था कि वो फलाने वर्चुअल शिक्षा पे कोई हर्षित नाम का है जो इतना टैक्स देगा जीएसटी के रूप में, ऐसा नहीं था। सरकार ने लगाया टैक्स किस पर? प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट कौन बना रहा है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कहां, हम कहां थे? प्रोड्यूसर ने उसको किस पर टाल दिया? हमारे ऊपर, कंज्यूमर्स पर। यानी टैक्स लगा प्रोड्यूसर पर और टैक्स किससे कलेक्ट किया प्रोड्यूसर ने? कंज्यूमर से। तो जिसके ऊपर टैक्स लगा उसने टैक्स नहीं पे किया तो इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। बात समझ में आ रही? और डायरेक्ट टैक्स, तो ये जो बात हम कर रहे हैं टैक्स की, टैक्स रिसिप्ट की, इस टैक्स में कौन कौन सी है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सर यहां टैक्स रिसिप्ट की बात कर रहा है। अच्छा अभी आप बोले हैं गलती से इनडायरेक्ट टैक्स। यही टैक्स में एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका पार्ट क्या है? इनकम टैक्स, जिसपे हम क्या बोले हैं? हम बोले हैं इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बोल दिया क्या मैंने? ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूं? डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हैं। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं किसकी? इनकम टैक्स की। अब इनकम टैक्स टैक्स रिसिप्ट का पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है, मार दिए ए ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या है सर? फाइन्स एंड चलान्स, ग्रांट्स रिसीव्ड एज शीट्स। आखिर ये भी तो कुछ है, तो क्या है? ये भी क्या है? रिसिप्ट्स हैं, लेकिन टैक्स फॉर्म नहीं, नॉन टैक्स फॉर्म। नॉन टैक्स फॉर्म, मैंने कहा ना रेवेन्यू के दो पार्ट, टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स में ये सारी चीजें आती हैं जो बाकी के तीन ऑप्शंस दिए हैं। बात समझ में आ रही है? दो क्वेश्चन यहां से कवर हो गया कि टैक्स में क्या क्या चीजें और नॉन टैक्स में क्या क्या चीजें। बात समझ में आ रही है? चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा एक और शब्द आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है सर? अभी हम लोग रिसिप्ट की बात कर रहे थे, अब हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। इस एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज है? इस एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर क्वेश्चन में कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर एग्जांपल्स कहें तो जैसे सरकार मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर दी, सरकार मान लीजिए उसने क्या किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर दी, सरकार ने डिफेंस पे खर्च कर दिया। अब एक
बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर सर क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम किसकी बात करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब हम सैलरीज वगैरह बांट रहे होते हैं कि भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, लो सैलरी। जब हम ओल्ड एज के लोगों को पेंशन दे रहे होते हैं, हम मतलब कौन यहां? सरकार। एक्सपेंडिचर कौन करेगा बजट में? सरकार। तो सरकार जब लोगों को सैलरी देगी, ओल्ड एज को पेंशन देगी, या फिर हम कहें स्कॉलरशिप बांटेगी बच्चों को, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ रही है? अब ये बताइए, डिफेंस एक्सपेंडिचर में जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी भी तो सैलरी होती है, वो सैलरी कौन देता है? सरकार देती है। तो अगर ये बात मेंशन्ड है कि सैलरी की बात हो रही है उनके, तब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। मैंने देखा कई जगह पर ये एरर लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? डिफेंस एक्सपेंडिचर ये क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सर इसमें हो क्या रहा है? क्यों, कैसे आप इस चीज को बांटे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में? आप तो सर 3 एग्जांपल पढ़ा दिए, कहीं चौथा वाला आ गया एग्जाम में। तो ठीक है, उसके लिए भी कुछ करते हैं। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? एसेट्स क्रिएट होंगे, एसेट्स क्रिएट होंगे, और लायबिलिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी। लायबिलिटी, नया स्कूल बनवा दिए, नया हॉस्पिटल बनवा दिए, रोड बनवा दिए। बात समझ में आ रही है? रोड बनेगा तो क्या होगा? बात समझ रहे हैं? आपकी जो लायबिलिटीज हैं सरकार की वो कम होंगी। तो जब हमको ये निर्णय लेना हो कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हम 2 चीज पर निर्णय लेंगे। क्या क्या? एक, क्या क्रिएशन ऑफ एसेट्स हो रहा है? हो रहा है क्या? ठीक है, एक रास्ता ये हो गया। और दूसरा, रिडक्शन इन लायबिलिटीज, रिडक्शन इन लायबिलिटीज। अब हम देखते हैं कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सी बात ऐसी है। अगर हम रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग कर दे, बोरोइंग लिए थे, रीपेमेंट कर दिए, खर्च है, एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल है। लेकिन जब हम बोरोइंग रीपे कर दिए, कोई लायबिलिटी रह गई क्या? नहीं। ये क्या कह रहा है? रिडक्शन होना चाहिए लायबिलिटी में, कोई लायबिलिटी नहीं। एसेट्स क्रिएट हो रहा है क्या? हम रीपेमेंट कर रहे हैं जब बोरोइंग का नहीं कर रहे हैं, तो भैया तुम नहीं हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो लाइंस। मेट्रो लाइंस बनवाएंगे तो क्या होगा? कैपिटल भी फॉर्म हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी है, तो ये भी क्या है? कैपिटल। ये जो मैंने कहा है, ये क्यों क्रॉस किया है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन यहां पर क्या पूछा है? ये क्या पूछा है? नॉट एन एग्जाम्पल। इसमें क्या हो रहा है? रीपेमेंट पर जब हम, शायद मैंने यहां पर, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, सुनिएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में नॉट एन एग्जाम्पल पूछा है। देखिए ये बहुत खतरनाक शब्द है, ये जो है ना, ये बहुत खतरनाक शब्द है। ठीक है, नॉट पूछा है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, जब हम पेमेंट कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे बोरोइंग का, लायबिलिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी ना। देखिए लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। बात समझ में आ रही है? लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ गई? पहला ऑप्शन। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो लाइंस। मेट्रो लाइंस बनेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो लाइंस। ऑप्शन सी की बात करें, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। चौथा क्या है? इन्वेस्टमेंट डन अब्रॉड। बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल है भाई, एसेट्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट, जिस सड़क पे आप चल रहे हैं वहां स्ट्रीट लाइट लगी है, एसेट्स है क्या? नहीं। कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है? नहीं। तो ये क्या है? ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। बात समझ में आ रही है? कैसे हम ये निर्णय लेंगे? बात समझ में आ रही है? मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बजट के इन कंपोनेंट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? इन कंपोनेंट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स क्यों नहीं है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स क्यों नहीं है, ठीक है? ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो लाइंस क्यों नहीं है इसका आंसर? क्योंकि यहां पर नॉट पूछा है। बात समझ में आ रही है? आंसर इसका सी क्यों है? समझ में आ रही है बात? इसका डी क्यों नहीं है? समझ में आ रही है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। Which of the following defines the capital receipts of the government budget? अभी देखिए हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात की है। ये क्या कह रहा है? कैपिटल रिसिप्ट। सर सारी चीजें ही पढ़ लेंगे क्या? पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या क्या चीजें? जैसे मान लीजिए हमने बोरोइंग्स कर लिया, ये कैपिटल रिसिप्ट है। हमने रिकवरी ऑफ लोन्स, जहां जहां लोन बांटा था वहां से लोन क्या किया?
रिकवर कर लिया। तीसरे की अगर हम बात करें और क्या हो सकता है, तो एक डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, ये सब हमारा कैपिटल रिसीप्ट है। सर इस तरह का कोई चौथा एग्जांपल एग्जाम में आ गया तब क्या करेंगे, तो ठीक है इसके लिए भी कुछ एसेट्स और लायबिलिटी जैसा कुछ बना लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है, अगर हम बोरोइंग्स करेंगे, लोन लेंगे, उधार लेंगे, तो एसेट्स क्रिएट होगा क्या, नहीं, रिडक्शन इन एसेट्स। चलिए हमको सर मजा नहीं आ रहा है, आप बोरोइंग्स में कह रहे हैं रिडक्शन इन एसेट्स, मैं कह रहा हूं ठीक है कोई बात नहीं, अभी आपको मजा आएगा। बोरोइंग जब हम लेंगे, बोरोइंग जब हम करेंगे, लायबिलिटी क्रिएट होगी, यानी एक जो इसका लायबिलिटी वाला पार्ट है उसमें हम कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। एसेट्स की बात करें, अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट इसका मतलब एक बड़ा सा मेरा कोई इंटरप्राइज है, उसके कुछ शेयर को हम क्या कर दिए, सेल ऑफ कर दिए, कुछ शेयर को, अभी भी जो ओनरशिप है वो किसके पास है, मेरे पास है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन क्या है, ओनरशिप भी भैया के पास चले जाए जो खरीद रहा है, बात समझ में आ रही है, जो भी ले रहा है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, अब मैंने जब अपना कुछ पार्ट सेल ऑफ किया तो क्या एसेट्स रिड्यूस हुआ, बिल्कुल हुआ, तो यानी हम क्या कह लें, रिडक्शन इन एसेट्स। जब ऐसा होगा तो इसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, बात समझ में आ रही है। तो अब देखते हैं ऐसा कहां हो रहा है, आइदर क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस द लायबिलिटी, ऐसा है क्या, नहीं, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और एसेट्स में दिक्कत आ रही है, तो आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, देखिए आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल जो अभी पढ़े हैं वही है यहाँ पर, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन बी समझ में आ गई बात। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो भैया रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, डज नॉट, फिर से देखिए वो खतरनाक वाली बात आ गई, डज नॉट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिसीप्ट्स फ्रॉम जीएसटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स या फिर सैलरीज टू द गवर्नमेंट। देखिए क्या बात कर रहा है, रेवेन्यू वाली बात कर रहा है ना। अभी पीछे हम लोगों ने देखा रेवेन्यू रिसिप्ट जिसमें क्या क्या चीजें आ रही थी, टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आप कहेंगे सर जीएसटी वाली बात जो हो गई और ये सब बात जो बाकी सैलरी, और सैलरी किस में आ रहा था, जो हम क्या कर रहे थे, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे थे तो वो सैलरी वाला पार्ट उसमें आ रहा था। यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है सर, ये किसका पार्ट है, अब आप बताइए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो यानी किसका पार्ट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। बात समझ में आ रही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट में हम लोग सिर्फ रेवेन्यू वाले पार्ट की बात करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये किसका पार्ट है, ये कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो आंसर सी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहां नॉट पूछा है। बात समझ में आ रही है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट पढ़ा हम लोगों ने। कैपिटल रिसिप्ट में हम क्या कर रहे थे, बोरोइंग्स कर रहे थे, पहला ही पॉइंट था, बोरोइंग्स करेंगे। अब वो बोरोइंग्स देश के अंदर से करें चाहे देश के बाहर से करें, बोरोइंग्स तो बोरोइंग्स हैं, तो किसकी पार्ट है, वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोरोइंग्स, हमको लगा नहीं लगाए क्वेश्चन नंबर 6, बोरोइंग्स टू अब्रॉड इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए मैक्सिमम बच्चे यहां गलती कर जाएंगे, आप कहे कि बोरोइंग्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन रिसिप्ट क्या है, जब कुछ आ रहा है तब रिसिप्ट है। तो अगर यहां पर यह लिखा होता बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, तब आप कहते भैया रिसिप्ट है, कौन सा, कैपिटल। लेकिन बोरोइंग्स टू अब्रॉड का मतलब जा रहा है, जाने का मतलब रिसिप्ट नहीं, एक्सपेंडिचर, तो ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ओहो, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग। पूरा आ रहा है स्क्रीन पे? ठीक है। सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। अब सर ये क्या आ गया नया चीज? प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू, देखिए प्राइमरी डेफिसिट, जब आप मेरा बजट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी उसमें। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? हमको समझ नहीं आया। हम इसको सेम एग्जांपल समझाते हैं जो मैं बार बार समझाता हूं। क्या, दोस्त के पास गए, दोस्त मेरा बर्थडे है, घर वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, यहाँ पैसा कम पड़ रहा है, हमको पैसा चाहिए। दोस्त कहा ठीक है ले लो 100 रुपया, जाओ एंजॉय, ठीक है ना, ले लिए पैसा, गए खर्च किए, ठीक है ना। हम किस चीज में है? मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट क्या है? कम है, तभी ना डेफिसिट में है, तभी ना ये शब्द डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब क्या? खर्च ज्यादा रिसिप्ट कम। क्लियर है बात? प्राइमरी डेफिसिट में क्या हो रहा है? प्राइमरी डेफिसिट में क्या हो रहा है? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? तो सर पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब जो भी हम बोरोइंग्स करते हैं, आम भाषा में कह रहे हैं, आम भाषा में, इसकी अगर हम टेक्निकल फॉर्मूले के साथ जाएं तो ये क्या कहता है? ये कहता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक तरफ तो कह रहा है भैया एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। अब ये कैसे? पुराना वीडियो एक बार देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आता होगा वैसे, क्योंकि आपने, अब मुझे लगता है कि सितंबर भी 15 सितंबर आ गया तो आपने बजट हल्का फुल्का स्कूल में और इधर उधर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ा तो भी छोटी मोटी बात कर लेते हैं, छोटी मोटी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बजट का 2 कंपोनेंट्स अभी मैंने आपको बताया, कौन कौन सा? बजटरी रिसीप्ट और बजटरी एक्सपेंडिचर, यही 2 पार्ट मैंने बताया। रिसीप्ट मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। एक्सपेंडिचर में मैंने क्या कहा? मैंने कहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या क्या चीजें? टैक्स, नॉन टैक्स, कोई बात नहीं, हम नीचे वालों की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। अगर मान लीजिए मैं बजट बना रहा हूं, मैं सरकार हूं, मैं बजट बना रहा हूं और मेरे ये 2 कंपोनेंट्स हैं, तो बजट क्या कहता है अपनी डेफिनेशन से? बजट कहता है कि ये क्या है? एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। बजट क्या है? बजट इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फिस्कल ईयर या फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। बात समझ में आ रही है? कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है किसी खर्च का और रिसिप्ट का। आप देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होते हैं, क्या कहते हैं कि हमारी सरकार ने इस बार फैसला लिया है कि हम इस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, इस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, और ये सारी बात करने के बाद क्या होता है? रिसिप्ट इकट्ठा होता है। इनकम टैक्स वगैरह भरने का भी आपको पता है, मार्च वाला लास्ट डेट वगैरह, हर टैक्स वगैरह भरने के लास्ट डेट होते हैं। और साथ ही साथ अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, बाकी नॉन टैक्स फॉर्म की बात करें, तो घर वाले बोलते हैं भैया मार्च का महीना है, फरवरी का महीना है, बिना हेलमेट लगाए मत निकलना, चालान बहुत जल्दी कटता है। क्यों? क्योंकि सरकार को कलेक्ट करना है पैसा, सरकार को पैसा चाहिए। बात समझ में? रिसीप्ट चाहिए जो वो एक्सपेंडिचर का दावा कर रही है। अब मान लीजिए कि 200 रुपए, मान लीजिए 200 रुपए एक्सपेंडिचर का दावा सरकार ने कर दिया, 200 रुपए। अब उसको रिसीप्ट कितना चाहिए? 200, उसको 200 चाहिए। इस 200 में उसने कहा कि मैं 100 रुपए खर्च करूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, यानी लोगों को सैलरी दूंगा, ओल्ड एज को पेंशन दूंगा, स्कॉलरशिप दूंगा, और बाकी का 100 रुपए मैं खर्च करूंगा किस चीज पर? एसेट्स क्रिएट करने में, लायबिलिटीज को रिड्यूस करने में, कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा। अब सरकार का टारगेट क्या है? सरकार चाहती है कि 200 रुपए रिसिप्ट मिल जाए, लेकिन सरकार ने जब टैक्स कलेक्ट किया, नॉन टैक्स कलेक्ट किया, तो उसको पता क्या चला कि उसको 80 रुपए ही रेवेन्यू रिसिप्ट मिला। ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना मिला? 80 रुपए। और कैपिटल रिसिप्ट वो 100 रुपए मान के चल रही थी कि हम कैपिटल रिसिप्ट बोरोइंग्स कर लेंगे भैया 100 रुपए, ठीक है ना। हम जब बजट बना रहे हैं, या फिर आप इंडिविजुअल की बात कीजिए, मैं अगर सोच रहा हूं कि मैं अपने बर्थडे में इतना रुपया खर्च करूंगा, मान लीजिए मैंने कह दिया 100 रुपए खर्च करूंगा और मेरे जेब में है 50 रुपया, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 50 रुपए मैं यहां कहीं से लूंगा, अपने दोस्त को पकड़ूंगा, कहूंगा बेटा, ठीक, बात समझ में आ रही है?
यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट 80 और कैपिटल रिसिप्ट में सोच के चल रहा था 100, ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीजें लेके। हुआ क्या, 80 रुपए ही रिसिप्ट हुआ, तो जो 200 मैं सोच रहा था वो कितना हुआ, 180। बजटरी रिसिप्ट 180, बजटरी एक्सपेंडिचर 200, कम रह गया रिसिप्ट, तभी तो डेफिसिट है, डेफिसिट हो गया। बात समझ में आ गई, बजट हमारा डेफिसिट हो गया। अब बजट जब डेफिसिट हुआ तो आखिर जब कह दिए हैं 200 रुपए खर्च करने के लिए, तो कहीं से तो 20 रुपए चाहिए ना, कहां से आएगा। तो हम कहे भैया एक काम करो बोरोइंग कर दो, जाओ कर्ज लेके आओ, 20 रुपए क्या करो, कर्ज लेके आओ। अब अगर मान लीजिए मैं इस 20 रुपए को इसमें इंक्लूड कर देता, तब तो ये 200 हो जाता, और ये भी 200 था, तब तो बजट हमारा बैलेंस हो जाता। तो डेफिसिट वाली बात पता कहां से चलती, बात समझ में आ रही है। इस 20 को मैंने क्या कहा, इसको एक्सक्लूड करो, इसको बाहर रखो, ठीक है ना, इसको बाहर रखो। 20 रुपए क्या है हमारा, डेफिसिट। 20 रुपए हमारा क्या है, डेफिसिट। कैसे कह रहे हैं सर, क्योंकि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है वो क्या होता है, अभी मैंने कहा वो क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। यही मैंने कहा आपसे, टोटल एक्सपेंडिचर कितने का है, 200 और रिसिप्ट 180। यही 20 रुपए तो फिस्कल डेफिसिट है और यही 20 रुपए तो हम बोरोइंग्स कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 20 रुपए जो फिस्कल डेफिसिट है और जो बोरोइंग्स हैं वो बराबर है। बात समझ में आ रही है, जितने का हमको डेफिसिटवा होता है उतना हम क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग्स टेक्निकली इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है, फिस्कल डेफिसिट बोलूं या बोरोइंग बोलूं बात सेम। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब यहां पर हमको प्राइमरी डेफिसिट में सर ये फिस्कल डेफिसिट समझ में आ गया, ये वो वाला बोरोइंग है जो मैंने अपने बर्थडे में दोस्त से लिया। अब मैंने दोस्त से तो कहा था भैया लाओ दे देंगे, अगला बर्थडे आ गया, पहुंच गया उसके पास, कहेगी दोस्त फिर से चाहिए, ठीक। वो कहेगा अच्छा पिछला वाला, सरकार भी इसी तरीके से पिछला कर्ज ली थी वर्ल्ड बैंक से, दोबारा गई लेने, वर्ल्ड बैंक कहा पिछला वाला, तो सरकार कही ये लो पिछले वाले का कुछ हिस्सा ले लो। वही कुछ हिस्सा क्या किया, इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में दे दिया। तो डेफिसिट पहले जितना था फिस्कल डेफिसिट, उसमें से जो इंटरेस्ट मैंने पे कर दिया उसको माइनस कर दिया, तो वही क्या बन गया, प्राइमरी डेफिसिट। बात समझ में आ रही है, लॉजिकली समझते हैं। मान लीजिए फिस्कल बोरोइंग किया था 20 रुपए का, 20 रुपए का बोरोइंग किया, दे दिया 10 रुपया। क्यों दे दिया, क्योंकि वो भी देना है ना, वो भी खर्च करना। और भारत में जो हाईएस्ट एक्सपेंडिचर होता है किसी चीज पे वो इंटरेस्ट पेमेंट पर होता है, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट। पुराना वाला ऋण देने में ही हम क्या है परेशान, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये बात आपको प्राइमरी डेफिसिट की समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। नहीं अगर आ रही है एक बार पुराना वीडियो बजट का आप देख लीजिए, ठीक है ना। प्राइमरी डेफिसिट आपको समझ में आ गया। अब पूछा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट एंड, यहां पर देखिए छूट रहा है, कह रहे क्या कह रहा है, सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। उठा लाइए इसको, इधर इधर आएगा, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर, तो क्या होगा, इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। ऑप्शन देखिए बी, ऑप्शन बी फिस्कल डेफिसिट। बात समझ में आ गई। ऑप्शन ओ, यहां पर टाइप करने वाले ने थोड़ा सा खेल कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन सी भी है। लेकिन जो मैंने दिया था वो यहां पर फिस्कल क्या होगा, डेफिसिट। फिस्कल रिसिप्ट कुछ नहीं होता है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। और फिस्कल डेफिसिट, अब आंसर क्या आप मार के आएंगे, कहेंगे सर हमको फिस्कल डेफिसिट दिख रहा है तो बी हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा है कि फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग्स क्या है, सेम बात है। तो फिस्कल डेफिसिट भी इसका आंसर है, बोरोइंग भी इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन देखिए, बोथ ए एंड बी। देखिए यहां पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। बात समझ में आ रही है, फिस्कल डेफिसिट एंड बोरोइंग्स, ठीक है ना। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। ड्यू टू पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 आ गया केस स्टडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट असाइड ऑफ ₹500 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा एंड झारखंड। विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है भाई इससे। अब मैंने कह दिया कि मैं हमेशा जब पढ़ाता हूं तो मैं क्या कहता हूं, महाराष्ट्र में बहुत इंडस्ट्री खुल गई,
बिहार में नहीं खुली, यूपी में नहीं खुली, वेस्ट बंगाल में नहीं खुली तो माइग्रेशन। तो अगर हम वहां पर ये चीज खोल दे रहे हैं तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस रीजनल इनइक्वालिटी के वजह से वहां के लोग कहीं और जाकर काम कर रहे हैं, उनको कम करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? देखिए इसमें दिया है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन गवर्नमेंट बजट 2021-22 Government of India has increased the tax slab, the income groups of 10 lakh and above. Identify the objective. अब बताइए, अमीर लोगों से ज्यादा पैसा लें, गरीबों पर खर्च करेंगे, इसीलिए ज्यादा लेते हैं। तो हम क्या करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं? क्या हम यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं? नहीं। अमीर से ज्यादा पैसा लेकर गरीब पर जो हम खर्च कर रहे हैं वो इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए हम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? खत्म तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, ठीक है ना? और कम भी बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कम करने की तरफ बढ़ सकते हैं जिससे कि वेलफेयर हो। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। सी ऑप्शन तक यहां दिख रहा है तो डी ऑप्शन यहां होगा, इकोनॉमी। हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। Dash is the amount of borrowings of the country when primary deficit is 10,000 crores and interest payment is 5,000। अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना? क्या बताया है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और ये क्या क्या दिया हुआ है इसमें अमाउंट ऑफ बोरिंग बताना है हमको। प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है कितना? 10,000 एंड इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है 5,000। ये वाला उधर जाएगा, सम हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट कितना आ जाएगा? 15,000। समझ में आ रही है बात? ये इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो भयानक और भय देने वाली जो चीज़ें हैं इस समय टर्म 1 के लिए, वो क्या है? एसर्शन और रीज़न। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है जो क्लास 12th में है, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छे लोग इस एसर्शन और रीज़न में क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं पर 1-2 लाइन पढ़ ली कि भैया फिस्कल डेफिसिट और बोरिंग एक जैसा होता था, तो फिस्कल डेफिसिट जहाँ देखा और ऑप्शन देखा कि कौन उसका दूसरा नाम है, तो बोरिंग्स मार के आ गए। लेकिन क्यों है, कैसे है, रीज़न क्या है, ये सारी बात के लिए जानकारी पूरी डीपली हमको आनी चाहिए, पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए, और उसी की मांग ये एसर्शन और रीज़न करता है। बात समझ में आ रही है? आते हैं, देखते हैं क्या है, क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम इस चैनल पर इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि हमको ये सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, एसर्शन जैसे मान लीजिए मैंने जो ऑफलाइन क्लास में लेता हूँ, मैंने उसमें एग्जांपल दिया एसर्शन और रीज़न के लिए। मैंने कहा कि इसको अगर आम भाषा में हमको समझना है तो हम बस ये कहे, इकोनॉमिक्स क्लास ऑफ क्लास 12th will not held on सैटरडे। ठीक है ना? ऑन सैटरडे। अब मैंने जैसे ही ये बात कहा, बच्चे खुश हो गए कि सर सैटरडे को लगता है क्लास नहीं होगी। मैंने कहा ये तो मैंने एसर्शन दिया है। अभी क्या दिया? एसर्शन, एक स्टेटमेंट दिया है मैंने। अब मैं रीजन पर आ रहा हूं। ऑन सैटरडे सर इज गोइंग टू लखनऊ। ठीक, सर इज गोइंग टू लखनऊ। नहीं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बस समझाने के लिए। अब ये जो स्टेटमेंट है इकोनॉमिक्स क्लास विल नॉट हेल्ड, ठीक है ना, ऑन सैटरडे, क्या इसका प्रॉपर रीजन ये है कि नहीं कि सर इसलिए क्लास नहीं होगी क्योंकि आप सैटरडे को नहीं रहेंगे, आप लखनऊ जा रहे हैं? प्रॉपर रीजन है उसका। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि
पहला स्टेटमेंट यानी जो आपने असर्शन कहा है सर ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और क्योंकि आर भी सही है, आर भी सही है, आप जा रहे हैं लखनऊ, आपका टिकट हम देखे हैं, ठीक है ना, वो भी सही है। और ये जो आर जो रीजन है उसी की वजह से आप क्लास नहीं ले रहे हैं सैटरडे को। बात समझ में आ रही है? वो पहले वाले स्टेटमेंट का रीजन है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसलिए इसमें अगर ऑप्शन मिलेगा तो हम कहेंगे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन जो आर है हमारा इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन और स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? रीजन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस एग्जांपल से हम लोग असर्शन और रीजन की, यहां पर आर है, ठीक है ना, इसकी भावनाएं क्या हैं, इसको क्योंकि क्लास होने और ना होने से हमारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना, तो इसकी भावनाएं हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। अगर दिख नहीं रहा होगा तो भी मैंने आपसे बोला, आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है ना। तो असर्शन और रीजन की बात आप समझ गए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? असर्शन क्या है? असर्शन है हायर वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। हायर वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब आप बताइए फिस्कल डेफिसिट, अभी आपने क्या देखा? आपने कहा सर बोरोइंग्स। अब ये बताइए अगर बहुत ज्यादा कर्ज ले लें, जैसे अभी फिस्कल डेफिसिट कितना चल रहा है? 9.3 आई गेस, ठीक है ना, 9.3% के आसपास चल रहा है, ठीक है ना। तो फिस्कल डेफिसिट अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या अलार्मिंग सिचुएशन है कि नहीं इकोनॉमी के लिए? बिल्कुल है भाई, खतरे की घंटी है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट तो भैया बिल्कुल सही है, हम सहमत हैं असर्शन के साथ। अब रीजन देखते हैं, आर क्या है? फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अभी तो हम लोगों ने कहा फिस्कल डेफिसिट क्या है? बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो यानी रीजन आर भी सही है, सहमत है। क्या रीजन आर की वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो अलार्मिंग सिचुएशन में आ रहा है? क्या रीजन आर की वजह से स्टेटमेंट ए सही है कि नहीं? जरा सोचिए। अगर हम बहुत ज्यादा बोरोइंग करें, बहुत ज्यादा बोरोइंग करें, यही तो कह रहा है ना, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। अगर यही फिस्कल डेफिसिट हम कर रहे हैं तो इसी की वजह से क्या हो रहा है? हमारे इकोनॉमी में क्या आ रही है? एक अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है। बात समझ में आ रही है? यानी कि हम इस बात से सहमत हैं कि जो हमारा रीजन आर है वो असर्शन ए को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्लियर है बात? क्लियर है? आप समझ रहे हैं इस बात को? फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग्स, यही फिस्कल डेफिसिट जो बोरोइंग्स को इंडिकेट्स कर रही है सरकार के, वही क्या है? वही जब हायर हो रही है तो क्या हो रहा है? अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया लेकिन कोई बात नहीं। असर्शन क्या है? रिलीफ फंड्स गिवन टू नेपाल फॉर अर्थक्वेक victims is recorded as revenue receipts in Indian government budget। अब आप ये बताइए, रिलीफ फंड्स गिवन टू नेपाल, नेपाल को हम रिलीफ फंड दे रहे हैं, क्या ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा? रिसिप्ट हो रहा है क्या? नहीं, इट इज एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो ये असर्शन ए क्या है? रॉन्ग है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज विच नाइदर क्रिएट्स liability nor reduces the assets of the government। अब आप बताइए, हम लोगों ने अभी इसके बारे में बात की है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब टैक्स और नॉन टैक्स, यही बात की है ना। अगर अंबानी जी ने टैक्स बहुत ज्यादा दे दिया तो मोदी जी को फोन करके कहेंगे क्या कि मोदी जी पिछली वाली सड़क मेरी खराब हो गई है? नहीं, सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है, ना सरकार का कोई एसेट्स क्रिएट होता है इससे, ना कोई लायबिलिटी होती है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि ये रीजन आर वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन ए तो गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो क्या कह रहा है? असर्शन ए इज फॉल्स, नेपाल को फंड देना इज फॉल्स, बट रीजन आर इज ट्रू। बात समझ में आ रही है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। असर्शन फिर से, हायर वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट इज बेटर फॉर द इकोनॉमी। अब ये क्या कह रहा है? डेफिसिट की बात कर रहा है और कह रहा है कि भैया इकोनॉमी के लिए बेटर है। देखिए फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए,
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट की, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये अगर ज़्यादा है, हायर वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि इंटरेस्ट पेमेंट कम हो। ये वैल्यू अगर ज़्यादा कम होगी तो ये रिजल्ट क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। ये रिजल्ट ज़्यादा आएगा मतलब प्राइमरी डेफिसिट ज़्यादा है। बात समझ आ रही है? तो कम खर्च हमारा अगर इंटरेस्ट पेमेंट में हो रहा है, फिर तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है, ठीक है ना, ये अच्छी बात है। यानी प्राइमरी डेफिसिट इज बेटर फॉर द इकोनॉमी। हम बिल्कुल सहमत हैं इस बात से। रीजन आर क्या है? हाई वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट द सिचुएशन वेयर इवन आफ्टर पेइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स आर लेफ्ट। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है। यही बात तो हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ इंटरेस्ट पेमेंट देने के बाद भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स क्या रह रही है? सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बोरोइंग बच जा रही है। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही है। और क्योंकि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स बच जा रही है, उसी का खर्च हम कहां करेंगे? अपनी देश में करेंगे। और वो क्या होगा? वही क्या होगा? वो हमारे यहाँ की डिमांड को इंक्रीज करेगा। एक्सपेंडिचर करेंगे अपने देश में, सरकार खर्च करेगी अपने देश में, तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा जाएगा। कैसे खर्च करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनवा दी, रेलवे बनवा दी, ये सब चीजें बनवाएगी, अभी लीज पे है, ठीक है ना। अगर सरकार ये सब चीजें बनवाएगी तो क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा, खर्च ज्यादा करेंगे, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। यानी कि आपकी रीजन बिल्कुल सही है जो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे असर्शन को, हमारे स्टेटमेंट को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। Assertion, revenue deficit is the difference between estimated revenue expenditure and बिल्कुल सही, अभी पढ़ा हम लोगों ने, revenue expenditure minus revenue receipt, ठीक, यही हमारा बिल्कुल सही है assertion। Revenue deficit indicates the inability of the government to cover up its day-to-day expenses from its, बिल्कुल सही है भाई, ये भी सही है। लेकिन क्या इस वजह से revenue deficit क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। रेवेन्यू डेफिसिट इस वजह से नहीं, रोज के एक्सपेंसेस से थोड़े रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? रेवेन्यू डेफिसिट इससे नहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डिटेल में बात चैप्टर्स में भी की है मैंने, ठीक है ना, और आगे भी बात करूंगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कहां है भाई ये ऑप्शन? ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट नॉट ट्रू, देखिए खतरनाक वाली बात आ गई। इट रिप्रेजेंट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, अभी बोला है फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग एक बात है। इट में इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप, अब जब ज्यादा पैसा लेंगे तो डेब्ट के जाल में फंस जाएंगे, ठीक है ना, डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन बिल्कुल आएगी। इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड टोटल एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। क्या ये सही है? किसकी बात कर रहे हैं हम? फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। और फिस्कल डेफिसिट में हमने क्या पढ़ा? हमने कहा भैया टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट का डिफरेंस तो है, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बात समझ में आ रही है? यहां पर उस बात को मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फिस्कल डेफिसिट के लिए, और नॉट पूछा भी था, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? फिस्कल डेफिसिट में बी कवर्ड थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब बहुत ज्यादा डेफिसिट हो जाता है तो उसके लिए सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया। 16 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट? कौन सा इसमें फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन नहीं है ऑफ द इकोनॉमी? देखिए ऑप्शन तो नीचे रह गया, नॉट की बात हो रही है, नॉट एन इम्प्लीकेशन, नॉट एन इम्प्लीकेशन, ठीक है। आते हैं, इट लीड्स टू डेब्ट ट्रैप, फिस्कल डेफिसिट होगा, डेब्ट ट्रैप होगा, अभी हम लोगों ने देखा। बी, इट में लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, फिस्कल डेफिसिट आया है, पैसा ज्यादा आया है तो खर्च ज्यादा होगा, खर्च ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन तो होगा ही, सीधी सी बात है। इन्फ्लेशन, ये भी सही है। हैम्पर्स द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशनरी कंडीशन है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा भाई, सीधी सी बात है। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी बट टिल 4%। बात समझ में आ रही है? नॉट मोर देन 4%। इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने हमारा एक डेटा एक थ्योरी बना दी है कि भैया इन्फ्लेशन हो अच्छी बात है, लेकिन 4% से ज्यादा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है उधर। बात समझ में आ रही है? चलिए, यानी ये तीनों सही है तो इस हिसाब से तो चौथा वाला सही होगा, ठीक
ठीक है, लेकिन कह क्या रहा है, पढ़ लेते हैं। रिड्यूसेस द फ्यूचर डिपेंडेंस ऑफ नेशन, फिस्कल डेफिसिट ले रहे हैं तो डिपेंडेंस कम हो जाएगा क्या दूसरे नेशन से? बिल्कुल नहीं। हमारे नेशन का डिपेंडेंस क्या दूसरे कंट्री से कम हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट से? नहीं, बल्कि जितना ऋण लेंगे डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बात समझ में आ रही है? आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। डैश फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा सेंट्रल बैंक, फिस्कल पॉलिसी होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? आते हैं अपने, देखिए आ भी गया क्वेश्चन नंबर 18। फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, ये तो ठीक है। इट एम्स टू ब्रिंग चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड बाय ऑल्टरिंग द, क्या ऑप्शन है? परचेजिंग पावर। सेंट्रल बैंक तो नहीं होगा, सेंट्रल बैंक तो नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ये दोनों हैं। एक परचेजिंग पावर की बात कर रहा है, एक मनी सप्लाई की बात कर रहा है। मनी सप्लाई कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। हम फिस्कल पॉलिसी की कोशिश करते हैं कि परचेजिंग पावर पे कंट्रोल करें। परचेजिंग पावर का मतलब आम भाषा में बात करें, परचेजिंग पावर, कोई सामान खरीद पाने की क्षमता, ठीक है ना, आम भाषा में, ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज है परचेजिंग पावर। तो अगर इट एम्स टू ब्रिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या कंट्रोल करने के लिए? परचेजिंग पावर। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मनी सप्लाई नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट परचेजिंग पावर, यानी ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट, खाली नॉट ही भरा है यार, है? Which of the following is not a component of fiscal policy of the government? अब फिस्कल पॉलिसी की बात हम लोग कर रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी जो सरकार लेकर के आती है। तो सरकार इसमें से कौन सी पॉलिसी लेकर के आती है? फाइन कट रहा है भैया, सरकार ही कटवा रही है। चलान, पेनाल्टी, सब सरकार। एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, डैम्स, सरकार का ही खर्च है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी, जो कहां आता है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम कुछ सिक्योरिटीज रखते हैं बैंक के पास, जिससे क्या हो? हम नहीं, कौन? कॉमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, नॉट अ कॉमर्शियल बैंक। बात समझ में आ रही है? सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है। कॉमर्शियल बैंक जाएगी, कहेगी हाई लो सिक्योरिटी, ठीक है ना, सिक्योरिटी रखे, हमें कुछ लोन दे दो। तो लोन की एक मार्जिन होगी। 1 लाख की सिक्योरिटी रखने पे 80,000 मिलेगा। मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है तो क्या करेगी आरबीआई? कहेगी कम पैसा जाए, तो 1 लाख की सिक्योरिटी पे 70,000 ही देगी। बात समझ में आ रही है? तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जो क्या है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? ये सेंट्रल बैंक के फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। बात समझ में आ रही है? डी ऑप्शन यहाँ नहीं है तो यहाँ होगा। एस शीट्स क्या है? एस शीट्स, मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं चल बसा, कोई और लीगल हायर नहीं है उस प्रॉपर्टी को लेके चलने वाला, तो क्या होगा? तुम नहीं हो, ठीक है, कोई लीगल हायर नहीं है उस प्रॉपर्टी को लेके चलने वाला, तो क्या होगा? सीधे वो प्रॉपर्टी रिसिप्ट के फॉर्म में सरकार के पास चली जाएगी। तो ये सरकार की पॉलिसी में आता है, ठीक है, नॉन टैक्स फॉर्म है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसका आंसर आप समझ गए, सी है मार्जिन रिक्वायरमेंट। 20, व्हेन प्राइवेट सेक्टर क्लास डज नॉट फाइंड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, व्हेन प्राइवेट सेक्टर क्लास डज नॉट फाइंड प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज अट्रैक्टिव, प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, दिस रिफर्स टू द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है ना? अब प्राइवेट सेक्टर वाले क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे जिसमें उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, लेकिन गरीब आदमी के बारे में कौन सोचेगा? सरकार, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसी थ्योरी है कि सरकार गरीबों के बारे में सोचेगी और जो प्राइवेट प्लेयर है वो इंडिविजुअल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, वो इंडिविजुअल के बारे में सोचेगा, ठीक है ना। तो जो सरकार ये काम कर रही है वो क्यों करेगी? रिसोर्सेस को रीएलोकेट करने के लिए। रिसोर्सेस को क्या करने के लिए? क्या ऑप्शन दिया हुआ है? बिल्कुल दिया है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जैसे मान लीजिए कल आप सुबह उठे, चावल हो गया 100 रुपये किलो, है क्या अभी भी? मान लीजिए, ठीक, मैं मान लीजिए इसीलिए कह दिया 100 रुपये किलो। मैं तो नहीं खरीद पाऊंगा, गरीब आदमी हूँ, अमीर आदमी कोई खरीद लेंगे। अब मेरा पेट कौन भरेगा? तो मेरे ऐसे गरीबों के लिए राशन कार्ड है, ठीक है ना, राशन कार्ड। एक पब्लिक गुड्स होता है,
प्राइवेट गुड होता है, ठीक है ना। बस हमको इतना समझना है, मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आना चाहता हूँ, ठीक है ना। पब्लिक गुड क्या है, प्राइवेट गुड क्या है, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइवलरी, एक्सक्लूजन, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। बस यहाँ पर हमको इतना समझना है, क्या समझना है कि अगर प्राइवेट प्लेयर हमारा काम नहीं कर रहा है, सरकार उस चीज़ को क्या करेगी, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने की कोशिश करेगी। बात समझ में आ रही है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज क्यों नहीं होगा, इसमें ज़्यादा लेके किसी और पे ज़्यादा थोड़े खर्च कर रही है, तो इनइक्वालिटी नहीं होगा। बैलेंस रीजनल, ये तो रीजन की बात करता है। बात समझ में आ रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सरकार गरीब के लिए कुछ करेगी, उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या लेना देना है। बात समझ में आ रही है। इसका आंसर क्या होगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बात की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 22, by introducing infrastructure projects in Bihar focus is on dash objective of the government budget। बिहार में अगर हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया है ना, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या ऑब्जेक्टिव है, जो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसको मेंटेन करना। ऑप्शन है बिल्कुल बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बिहार को भी इतनी इंडस्ट्री दे देना ताकि वहाँ के लोग महाराष्ट्र ना जाएं, दिल्ली ना जाएं, परेशान ना हो बहुत ज़्यादा। अभी कोरोना के फर्स्ट वेव में हम लोगों ने देखा कितने सारे लोग पैदल महाराष्ट्र से, दिल्ली से पैदल जा रहे थे। क्यों, मन था क्या उनका, कोरोना चल रहा है फिर भी वहीं रहे, क्यों गए, काम नहीं था यहाँ, इंडस्ट्री नहीं थी यहाँ। बात समझ में आ रही है, इसलिए उनको जाना पड़ा, उनकी मजबूरी है। और अभी भी हमको नहीं लगता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री खुल गई, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मुद्दा ही नहीं है वो। When government through its budgetary policy makes alteration in saving and rate of investment in the economy, objective is to, savings में और investment में अगर वो alteration करती है तो इसका क्या रीज़न होता है, वो चाहती है कि लोग कम सेविंग करें या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। किस लिए चाहती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए चाहती है। बात समझ में आ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को लेकर के वो ये प्लान करती है, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पर। आइडेंटिफाई द टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड। जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वैट, इनडायरेक्ट टैक्स, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। शिफ्टेड इनडायरेक्ट टैक्स होंगे ना, यहां पर शिफ्टेड कह दिया है, इसका मतलब क्या, इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, और ये चारों क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। एक्सपेंडिचर ऑन रिलीफ ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स, सरकार को पता था क्या कि अर्थक्वेक आएगा, नहीं, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं है। अपने बजट में नहीं कहा कि 2021-22 का बजट लेकर के आए हैं, सितंबर में अर्थक्वेक आएगा तो उसके विक्टिम को, ऐसा प्लान बिल्कुल नहीं था, अचानक से आ गया, तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आंसर क्या है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है। लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट आर पार्ट ऑफ अ, लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ, लोन दे रहे हैं, रिसिप्ट नहीं है, पहली बात तो रिसिप्ट वाले दोनों ऑप्शन तो खत्म, ठीक है ना। ये क्या है, ये हम दे रहे हैं, ठीक है ना, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या ये पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 27, विच आर द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। अब इसमें दिक्कत नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, डिसइन्वेस्टमेंट भी आएगा, रिकवरी ऑफ लोन्स भी आएगा, बोरोइंग्स भी आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28, in a situation of hyperinflation the government should adopt for, अगर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए, यानी महंगाई बहुत ज्यादा होने का मतलब पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है मार्केट में, तो सरकार क्या चाहेगी कि अपने बजट के थ्रू पैसे के फ्लो को कम करें। तो वो कैसा बजट बनाना चाहेगी, वो चाहेगी कि हम सरप्लस बजट बनाएं। क्यों, सरप्लस बजट में क्या होगा, सरप्लस बजट में रिसीप्ट ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा। जब सरकार का एक्सपेंडिचर कम होगा तो कम पैसा मार्केट में जाएगा। बात समझ में आ रही है, कम पैसा जाएगा तो हाइपर इन्फ्लेशन से हम वापस इन्फ्लेशन की तरफ आएंगे और वापस से रिकवरी का कुछ स्टेज आ सकता है। ये वन ऑफ द तरीका है, ठीक है ना, केवल इसी से नहीं होगा। लेकिन अब यहां पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी, सरप्लस बजट। क्लियर है बात। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29, रेवेन्यू डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू, तो रेवेन्यू डेफिसिट किसके इक्वल होता है, तो भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है, तो तुम में से कोई नहीं, हम क्या कहेंगे, नन ऑफ दीज, ठीक है ना, नन ऑफ दीज।
आते हैं अपने 30th और लास्ट क्वेश्चन पर। क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो। अभी पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं कि प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा? जब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जब ये दोनों माइनस वाली जो बात है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट भी 5 रुपया हो जाए, एग्जाम्पल 5 रुपये नहीं होगा, इंटरेस्ट पेमेंट भी 5 रुपये हो जाए, जितना फिस्कल डेफिसिट है उतना ही इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए, जब ये हो जाएगा तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा? जीरो। देखते हैं अब ऑप्शन, हमारा आंसर क्या निकला कि जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट आपस में बराबर हो जाए। रेवेन्यू डेफिसिट जीरो, कोई मतलब नहीं है। नेट इंटरेस्ट पेमेंट जीरो, फिस्कल डेफिसिट जीरो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हम लोगों ने 30 क्वेश्चन क्या किए? कर लिए बजट के। बजट के कुछ और क्वेश्चंस आएंगे लेकर के, और ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स हैं उन पर MCQs लेकर के आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, आप दोस्तों को अपने वीडियोस के लिंक भेजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनसे भी करवाइए, ठीक है ना। अब बोर्ड्स की बात मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें कोई सीट्स फिक्स नहीं है कि इतने ही बच्चों को 90% से ऊपर मिलेगा। तो जितना आप सोशल वेलफेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, आप करिए, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।